Hello everyone, welcome to all again on my channel. So student, today again I come here with my new video जिसमें हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप सभी को पता है DSSB का एग्ज़ाम नियर बाय है और जो हमारा DSSB का एग्ज़ाम है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस पे हम बहुत कम फोकस करते हैं और ये क्वेश्चन हमारे मेन सब्जेक्ट्स के साथ ही हमसे पूछे जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन का नंबर अगर हम बात करें तो TGT में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर हम PGT की बात करें तो वो वहाँ पे 20 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन अगेन विद अ न्यू एंथुसियाज्म। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए गुड कॉमर्स टीचर इज़ हु। हमें एक अच्छे कॉमर्स टीचर के बारे में बताना है। तो देखिए जो यहाँ पे आंसर है तो वो आंसर मुझे तो लग रहा है भाई बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि आंसर इन्होंने दिया है ऐसा टीचर जिसका रिजिड बिहेवियर होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो हम उसको एक गुड टीचर नहीं बता सकते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए गाइड द स्टूडेंट टू द राइट डायरेक्शन, सिर्फ उनको राइट डायरेक्शन देना और टीचिंग से रिलेटेड कुछ मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना बताना, तो हम ये भी सही आंसर नहीं मान सकते। सप्लाई द कीपिंग मटेरियल टू द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, ये भी हम अप्रोप्रिएट पूरी तरीके से नहीं मान सकते। तो अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन तो देखिए गलत है ही, तो कहीं ना कहीं अगर हम इन चारों में से बात करें तो यही कुछ अप्रोप्रिएट आंसर है। तो फोर्थ आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज़ करेक्ट हियर। सेकंड देखते हैं, टू इवेलुएट द कॉमर्स स्टूडेंट्स क्वालिटी को हमने क्या करना है, इवेलुएट करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज्ड, अब यहाँ पे हो सकता है ये कॉमर्स के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे कॉमर्स स्टूडेंट्स क्वालिटी इन्होंने मेंशन कर दिया, लेकिन आपको कॉमर्स को देख के बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। आप सिर्फ यहाँ पे कॉमर्स हटा के देखिए, टू इवेलुएट द स्टूडेंट क्वालिटी, तो आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल ही एक अगर हम बात करें तो इवेलुएशन के बाद एक टेक्निक है जिससे हम स्टूडेंट को इवेलुएट, उनकी क्वालिटी को इवेलुएट कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, द इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स इन दिस मॉडर्न एज इज़, चाहे कॉमर्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, अगर हम कुछ भी इफ़ेक्टिव वे से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इफ़ेक्टिव वे से एक लेक्चर को डिलीवर करना चाहते हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ रहेगा ऑडियो विजुअल एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड ऑफ टीचिंग फॉर ए कॉमर्स टीचर इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग सब्जेक्ट लाइक पब्लिक रिलेशन और कम्युनिकेशन। तो कॉमर्स से ही रिलेटेड फिर से पूछा गया है कि एक कॉमर्स के टीचर के लिए टीचिंग क्या कराना है, उसको सब्जेक्ट जैसे पब्लिक रिलेशंस के बारे में बताना है, कम्युनिकेशंस के बारे में बताना है, तो बेस्ट मेथड यहाँ पे कौन सा रहेगा। 3 मेथड हमारे आगे गिवन है, तो सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट देखिए, इन डिस्प्ले whose photo and study material are not displayed in commerce। तो देखिए बिजनेस आइकन्स भी होते हैं कॉमर्स के, अगर हम बात करें बिजनेस आइकन्स, उनके आइडियाज़ हो सकते हैं, ट्रेड पीरियडिकल्स के बारे में हो सकता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन के बारे में, लेकिन फिल्म सेलिब्रिटीज़ का कोई भी रिलेशन नहीं होता कॉमर्स की फ़ोटोज़ या स्टडी मटेरियल से। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लासरूम प्रोसीजर शुड नॉट बी एम्फिसाइज्ड ऑन। क्लासरूम जो प्रोसीजर है वो किस पे फोकस नहीं करता, प्रॉपर्टी सिलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल मटेरियल, इनफॉर्मल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, स्किल ऑफ द क्वेश्चनिंग, क्लियर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन। देखिए अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है। उन्होंने पूछा है शुड नॉट बी एम्फेसाइज्ड, किस पे फोकस नहीं करेगा। देखिए प्रॉपर्टी सिलेक्टेड ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनल मटेरियल, यहाँ पे फोकस किया जाएगा। क्वेश्चनिंग स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग पे भी फोकस होगा, क्लियर एम और ऑब्जेक्टिव हो किसी लेसन के, उस पर भी फोकस किया जाएगा। लेकिन एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट है क्लासरूम का, तो वहाँ पे फोकस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। कॉमर्स एजुकेशन का पार्ट कौन सा नहीं है? स्टडी अबाउट द करंट एंड फ्यूचर मार्केट सिचुएशन। देखिए बिजनेस के बारे में, मार्केट सिचुएशन के बारे में, ये सब हमें कॉमर्स में स्टडी करना होता है, तो ये तो पार्ट रहेगा। डेवलप स्किल टू फेस द बिजनेस सिचुएशन, ये भी पार्ट रहेगा। अप्लाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इन बिजनेस, हम अप्लाई कर पाए जो भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस के अंदर। अब देखिए ये तीनों ही रिलेटेड है कॉमर्स की एजुकेशन से, लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच इज नॉट द पार्ट, तो पार्ट क्या नहीं है? तो लर्न अबाउट द पॉलिटिकल स्किल, दिस इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, नॉट द कॉमर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जस्ट वेट स्टूडेंट, सॉरी भाई। नेक्स्ट देखिए, ए कॉमर्स प्रोफेशनल कैन होल्ड द जॉब एज, जो एक कॉमर्स प्रोफेशनल है वो होल्ड करता है जॉब को एज अ पॉलिटिकल एडवाइज़र, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, एज अ लीगल एडवाइज़र। अब कॉमर्स कोई प्रोफेशनल है कॉमर्स में, तो अब उसकी जॉब क्या पॉलिटिकल से रिलेटेड होगी, क्या लीगल से रिलेटेड होगी, क्या मैकेनिकल होगी? नहीं, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा। ठीक है, क्योंकि उसने फाइनेंस के बारे में, मार्केट में कैसे हमें अपना जो भी पैसा लगाना है उसको कैसे हम प्रॉफिट में चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखते हैं। तो वहाँ पे पॉलिटिकल रिलेशन नहीं है, कोई लॉ कानून वहाँ पे नहीं है, कोई मैकेनिक मशीनी वर्क हम वहाँ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इट इज़ द टर्म विच इंक्लूड टेस्टिंग एंड मेजरमेंट एंड ऑल्सो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्यूपिल बिहेवियर, व्हाट वी कॉल्ड इट। सभी को पता है हम टेस्टिंग कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, क्या किसी की क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन, उसकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है, एक प्यूपिल के बिहेवियर के बारे में, तो इसको हम बोलेंगे वही इवैल्यूएशन। कॉमर्स एजुकेशन डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या वो डोमेस्टिक साइंस से डील करता है, क्या वो साइंस से डील करता है, या हिस्ट्री से डील करता है? नहीं, कॉमर्स की जो एजुकेशन है वो डील करती है स्टडी ऑफ द ट्रेड से। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए कॉमर्स टीचर शुड हैव, क्या होना चाहिए? बैचलर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स के अंदर, तब हम कॉमर्स के टीचर लगेंगे। बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस के अंदर। अब देखिए, अगर हमें कॉमर्स का टीचर बनना है तो हमारे पास मास्टर्स होनी चाहिए, किसके अंदर होनी चाहिए? कॉमर्स के अंदर होनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमर्स क्लब? कॉमर्स क्लब क्या होता है? तो दिस इज द प्लेस वेयर स्टूडेंट यूनाइट, इकट्ठे होते हैं, एंड टेंड टू बी ओपन देयर इश्यूज एंड लर्न अंडर द गाइडेंस ऑफ अ अडल्ट टीचर। जो भी इश्यूज हैं स्टूडेंट के वो वहाँ पे ओपन करते हैं, लर्न करते हैं एक अडल्ट टीचर की गाइडेंस के अंदर। इसको हम कॉमर्स क्लब के नाम से जानते हैं। डैश इज ए पीस ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग careful study of a subject over a period of time done by student under the guidance of teacher। तो क्या हम इसको डेमोन्स्ट्रेशन बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेशन में तो टीचर खुद करके दिखाता है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में भी टीचर को ही लेक्चर डिलीवर करना होता है, और लेक्चर में भी। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, दिस इज़ द पीस ऑफ वर्क, जहाँ पे हम केयरफुल स्टडी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेके, एंड डेट स्टडी इज डन बाय द स्टूडेंट उसको कर रहे हैं, लेकिन गाइडेंस किसकी है? टीचर की है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु से दिस टीचिंग इज अ प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन एंड टीचर मस्ट एवर बी अ स्टूडेंट। ठीक है, किसने ये बोला है? ये तो बिल्कुल भाई जो स्टेटमेंट जिसके होगी हम उसी की वो करेंगे। ये आपको स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है तो लर्न करनी पड़ेगी कि ये प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन है। किसको बताया प्रोग्रेसिव ऑक्यूपेशन? टीचिंग को। और टीचर मस्ट एवर बी ए स्टूडेंट, हमेशा एक स्टूडेंट ही रहता है। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये बिनिंग, ठीक है, बिनिंग की है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज वेयर स्टूडेंट प्रैक्टिस देयर थियोरेटिकल नॉलेज गेन्ड इन द क्लासरूम बाय डिफरेंट एक्टिविटी। अब एक स्टूडेंट ने थियोरेटिकल नॉलेज को एक्वायर किया, गेन किया, ठीक है, वो टीचर ने लेक्चर के थ्रू बच्चे को गेन करवाई थियोरेटिकल नॉलेज। अब वो क्या करना चाहता है, उसी को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसी नॉलेज को क्या कर रहा है,
लगा रहा है भाई, तो कहाँ उसकी वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये सारे ही क्वेश्चन कॉमर्स से रिलेटेड हैं, तो आंसर क्या रहेगा कॉमर्स लैब में। विच इज़ नोट द वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। अब कॉमर्स एजुकेशन का डायमेंशन क्या नहीं है, नोट वन ऑफ द वेरियस डायमेंशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन दिस इज़ नॉट द डायमेंशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ और कोस्ट टीचिंग एड आर यूज्ड इन कॉमर्स। तो कॉमर्स में हम कौन सा टीचिंग एड यूज़ करते हैं, टीचिंग एड्स के बारे में पूछा है, तो वो होते हैं हमारे ग्राफिक एड्स। वट डज़ द कॉमर्स मीन। अब कॉमर्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट्स के आप हैं भाई, अपने सब्जेक्ट का एटलीस्ट मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए। कई बार बेसिक क्वेश्चन ही हमें उलझा देते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कॉमर्स, इट इज़ कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हम क्या करते हैं, गुड्स और सर्विस अपने लिए लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या देते हैं, मनी देते हैं इन रिटर्न ऑफ द मनी। सो दिस इज कॉल्ड द कॉमर्स। फिर हमसे पूछा गया हु इज़ द फादर ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द कॉमर्स। और आजकल जो ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स है ना भाई, मास्टर्स में सबकी में ऐड कर दिया गया है, तो सभी को पता होना चाहिए फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्यूल है। हेनरी फ्यूल को फादर ऑफ मैनेजमेंट माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द लर्निंग। प्रोडक्ट कब आता है, जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ रिएक्टेंट हमारे पास होता है और बाद में उन रिएक्टेंट से मिल के प्रोडक्ट बनता है। तो इनमें इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग यहाँ पे रिएक्टेंट था और लर्निंग से क्या प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वो हमसे पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। तो देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, स्किल सीखते हैं, नॉलेज हमें आती है, लेकिन जो मैच्योरेशन है ना वो एक लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। मैच्योरिटी हमें एज के साथ साथ आ जाती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें लर्निंग से मैच्योरिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी के अनुसार स्कूल में छात्रों को किसके लिए तैयार करना चाहिए, क्या उनकी उद्यमिता के लिए, क्या राजनीतिक व्यवसाय के लिए, क्या भावी जीवन के लिए, या फिर वर्तमान जीवन के लिए। तो जॉन डीवी क्या बोलते हैं कि अगर हम स्कूल में स्टूडेंट्स को रेडी कर रहे हैं तो हमें उनके प्रेजेंट जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपको दो विकल्प दिए जाते हैं, एक प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने के लिए और दूसरा उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए। आपने सामाजिक विज्ञान को चुना है। आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान में शामिल कक्षा प्रक्रियाएं किस विकास में मदद करती हैं। तो वो किस में मदद करती हैं, कौशल में भी करेंगी, हमारी नॉलेज में भी करेंगी, हमारी अभिव्यक्ति में भी करेंगी कि हम अपने आप को अभिव्यक्त कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षण प्रक्रिया को अधिक से अधिक फलदायी बनाने के लिए हमेशा विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान अधिगम में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयोगी है। अब देखिए ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे वो कॉमर्स से रिलेटेड थे, ठीक है। अब जैसे हमसे पूछा जा रहा है सामाजिक विज्ञान की बात की जा रही है, तो कौन सी शिक्षण सामग्री होगी जो सबसे बेनिफिशियल होगी। तो इसमें श्रव्य दृश्य है। श्रव्य दृश्य जो होते हैं मतलब हम सुन भी सकते हैं और उन चीज़ों को देख भी सकते हैं, तो इस तरह की जो टीचिंग एड्स होंगे वो हमारे लिए अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एक आधुनिक व्यक्ति को पहले वर्तमान की बेहतर शिक्षा के लिए अतीत को सीखने की जरूरत है। आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान और ईवीएस का अध्ययन किसके लिए आवश्यक है। क्या ये आधारभूत संरचना सुविधाओं के विकास के लिए आवश्यक है, क्या ये शैक्षिक समस्याओं की समझ के लिए आवश्यक है, या फिर ये सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की समझ और पर्यावरण के साथ उसका संबंध जानने। बिल्कुल हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को जो जोड़ा जा रहा है वो हमारे ईवीएस से जोड़ा जा रहा है और ईवीएस हमारा पर्यावरण से संबंध बताता है। तो वो यहाँ पे दोनों को जोड़ के क्या बताना चाहता है कि जो सामाजिक संस्कृति की संरचना है उसकी समझ और हमें अपने पर्यावरण, हमें एनवायरनमेंट को उसके संबंध में कैसे समझना है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार राजनीति विज्ञान के शिक्षक के रूप में उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार किया गया है? तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर प्रतिधारण के माध्यम से सीखना, या ठोस उदाहरणों और अनुभवों के उपयोग के माध्यम से सीखना? तो अगर हम बात करें राजनीतिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में, तो हमें ये जो यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा वो रहेगा ठोस उदाहरणों और अनुभवों के उपयोग के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के शारीरिक विकास को इंगित करता है? नकारात्मक, तुलनात्मक, मात्रात्मक या सकारात्मक? देखिए, शारीरिक विकास का मतलब है उसके जो शरीर के अंग हैं, उसके लिम्स हैं, हिंड लिम्स हैं, फोर लिम्स हैं, हाथ है, पैर है, उनका बढ़ना। तो वो किस में बढ़ रहे हैं? साइज में बढ़ रहे हैं, शेप चेंज हो रही है। तो ये जो चेंजेस हैं ये किस तरीके के विकास को इंगित कर रहा है? मात्रात्मक विकास को इंगित कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे शिक्षा विशेषज्ञों ने हमेशा गतिविधि आधारित शिक्षा पर पर्याप्त जोर दिया है। ये गतिविधि आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान का पाठ बनाते हैं। हर्षित, दुग्ध, व्यापक या अविस्तृत? तो जो ये गतिविधियां हैं, गतिविधि आधारित प्रश्न है, ये सामाजिक विज्ञान के पाठ को हर्षित बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या भाई, एक शिक्षक को हमेशा एक उचित पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। सभी को पता है कि हर टीचर अपना लेसन प्लान बनाता है और हर बार उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। जितनी बार भी वो, जैसे अब 6th को पढ़ाया, 7th में गई, दोबारा 6th आएगी, तो उसको उस चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो आपको हमेशा स्कूल में बच्चे के जीवन के जुड़ाव क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अपने पाठ की योजना बनानी चाहिए। अब ये बोल दिया, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क था 2005 वाला, उसका सुझाव है कि सामाजिक विज्ञान को स्कूल में बच्चे के जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके के जीवन के साथ? सिर्फ किताबी ज्ञान को क्या शिक्षक की अपेक्षा के लिए जोड़ना चाहिए, या फिर रूढ़िवादी कक्षा के बाहर का जीवन, या रूढ़िवादी कक्षा के अंदर का जीवन? तो उसको जोड़ेंगे तो क्या हम क्लास के अंदर का जीवन देखेंगे? नहीं, हम क्लास के बाहर का जीवन जो एक बच्चे का है उसको उसके साथ जोड़ के पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक क्षेत्र में रचनात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो देखिए, संप्रेषण कौशल भी है। कंस्ट्रक्टिव इवैल्यूएशन की बात करें हम, मौखिक प्रश्न से भी कर सकते हैं, एमसीक्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयोजना कार्य से हम कंस्ट्रक्टिव मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो ये उसका उपकरण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक को हमेशा अपने छात्रों के बीच अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का विकास करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए? क्या पुरस्कार का, क्या उदंडता का, या शर्त का, या प्रशंसा का? तो देखिए, अगर एक शिक्षक हमेशा अपने छात्रों के बीच अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार का विकास करना चाहता है, तो उसको अगर हम सही प्रतिक्रिया की बात करें तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई? प्रशंसा जो है, बच्चा अच्छा करता है तो उसकी प्रशंसा करके उसको उस व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रॉम द एंशियंट एज वी हैव हर्ड फ्रॉम मैनी स्टोरी द थॉट लाइक फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। सबने सुना है कि अगर जिंदगी में फेलियर आते हैं तो उन फेलियर की वजह से ही हम सक्सेस होते हैं कहीं ना कहीं। मैन मेड मिस्टेक्स, ठीक है, आदमी गलतियां करता है, एट एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें सुनी है। तो अ सिमिलर स्टेटमेंट इज इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। एक ऐसी ही एक स्टेटमेंट है कि जो कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी गलतियों से सीखता है। तो दिस बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी? तो अकॉर्डिंग टू ये जो स्टेटमेंट दी है, किस थ्योरी के अकॉर्डिंग दी है? जो कि हमारी किसने दी थी भाई? स्किनर ने दी थी, ट्रायल और एरर की थ्योरी, उस पे ये बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है तो भाई विकास एक जैविक प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। शिक्षा एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, लक्ष्य को लेके ही हम शिक्षा करते हैं। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सीखते हैं तो उससे व्यवहार में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, देखिए विकास एक मात्रात्मक नहीं, एक गुणात्मक प्रक्रिया भी है। ठीक है, तो हम सिर्फ उसको ये बोल दें यह एक मात्रात्मक प्रक्रिया है तो यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट
क्वेश्चन देखिए, एक उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक के रूप में राजनीति विज्ञान के विशेष संदर्भ में एक परीक्षा का खाका तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस एक को ध्यान में नहीं रखा जाता? वस्तु को, निर्देशात्मक उद्देश्य को, पढ़ाने का समय या विषय परक ज्ञान। करना क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक के रूप में राजनीति विज्ञान के विशेष संदर्भ में, पॉलिटिकल साइंस की बात यहाँ हो रही है, परीक्षा का खाका तैयार करते समय तो किस एक को ध्यान में नहीं रखा जाता? पढ़ाने का समय है ना, उसको ध्यान में उस टाइम पे नहीं रखा जाता जब हम उसके विशेष संदर्भ में एक परीक्षा का खाका तैयार करते हैं। ठीक है। एमसीक्यू के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर है। सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं। एक अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। कंप्यूटर द्वारा त्रुटि मुक्त और त्वरित मूल्यांकन संभव है। तो एमसीक्यू के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी सत्य है भाई, ये भी सत्य है। ये सत्य नहीं है कि एक अनुभवहीन शिक्षक भी आसानी से इस तरह के प्रश्न को तैयार कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर बार विवाद शब्द और विवाद शब्द शिक्षण के समय स्थिति सवालों के घेरे में आ जाती है। आपके अनुसार सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विवादास्पद विषयों को पढ़ाते समय हमेशा निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक सम्मानजनक चर्चा शुरू करने के लिए उन्हें उचित योजना के साथ उठाएं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक माना जाता है। उसे सभी प्रकार के सीखने के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने मूल्यांकन की योजना बनानी चाहिए। राजनीति विज्ञान के एक शिक्षक के रूप में आपके अनुसार किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने की कमियों और शिक्षार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करता है? तो किस प्रकार का मूल्यांकन? निदान सूचक। ठीक है, कि उसमें कमी क्या है, तभी हम अपने जो शिक्षार्थी, हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको पहचान के बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का सुझाव शिक्षा नीति के उन्नयन के लिए है ताकि इसे सबसे प्रभावी और सकारात्मक बनाया जा सके। आपके अनुसार बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वो सबसे अच्छा तरीका है विकासात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की डैश में डैश होती है। तो सीखने की गति में गिरावट होती है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो हमारे ब्रेन का साइज है वो छोटा होता चला जाता है, और जो चीज़ें हम एक अच्छी एज में कर सकते हैं, एक यंग एज में हम कर पाते हैं, तो जैसे हमारी उम्र ढलती है हम उन चीज़ों को सीखने की गति में कमी आ जाती है। ऐसा नहीं कहते हम कि इम्पॉसिबल है, सीखने की गति में कमी आ जाती है, गिरावट आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर में मौलिक विषय ईवीएस है, जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संयोजन है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर इसे विभिन्न विषयों में वितरित किया गया है। इनमें कौन सा विषय शामिल नहीं है? देखिए, भूगोल में भी ईवीएस का जिक्र है, इतिहास में भी है, पॉलिटिकल साइंस में भी है, लेकिन जो मनोविज्ञान, जो हमारे मन का विज्ञान है ना, उसमें ईवीएस का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सपर्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर इन्वेंटिंग बेटर एजुकेशनल पॉलिसी फॉर आवर चाइल्ड। PSRN is also a part of this invention. The term PSRN in child development, इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है। तो P से तो क्या बनेगा भाई? परसेप्चुअल स्किल, R से ये PS से बन गया, R से रीजनिंग एंड N से न्यूमरेसी। देखिए, बहुत बार इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखनी है। P परसेप्चुअल स्किल, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। टेक्नोलॉजी दैट हैज अफेक्टेड द सेक्स रेशियो इज सोशल मीडिया एंड चैट, फिल्म एंड इंटरनेट, मोबाइल फोन एंड टीवी, एम्नियोसेंटेसिस एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। तो देखिए,
ये पूछा गया कि उस टेक्नोलॉजी का नाम बताओ जिसकी वजह से हम बच्चे का सेक्स यूट्रस में ही पता कर लेते हैं, माँ के यूट्रस में ही, कि बच्चे का सेक्स क्या है, इज इट अ मेल और फीमेल। तो ये जो टेक्निक है ना, उस टेक्निक को बोला जाता है एम्नियोसेंटेसिस और अल्ट्रासोनोग्राफी। इसके थ्रू हम बच्चे के सेक्स का पता लगा सकते हैं, जो कि आज टाइम में बिल्कुल बैन कर दी गई है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? डायलॉजिक टीचिंग एंड लर्निंग दैट हार्नेस कॉग्निशन इन स्टूडेंट एम्फेसाइज इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर। ठीक है, डायलॉजिक टीचिंग लर्निंग का मतलब होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जितना भी ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, बच्चा उस टॉपिक को उतनी ही अच्छे से ग्रेस्प कर पाएगा, सीख पाएगा। तो यही इसका मीनिंग है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है भाई, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द लेटेस्ट ट्रेंड इन लैंग्वेज टीचिंग इज डैट। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है लैंग्वेज की टीचिंग में? कि ग्रामर इज इंटीग्रेटेड विद द टेक्स्ट एंड टॉट कॉन्टेक्चुअली। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? चूज फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। In India, the exponential change in technology and lifestyle has led to। एक्सपोनेंशियल चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी में और उसकी वजह से लाइफस्टाइल में। इससे क्या आया है? इससे कल्चरल लैग आया है। ये आपको ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन को चूज करना है। तो बाइट एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक जो बाइट होता है भाई, वो 8 बिट्स के इक्वल होता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। फिर है चूज द राइट ऑप्शन। तो जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं लैंग्वेज की, तो उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए कोलेक्टिव आउटकम ऑफ। डेवलपमेंट इंडिविजुअल की कब मानी जाती है? किसका आउटकम माना जाता है? उसकी मैच्योरिटी का और उसकी लर्निंग का। जब वो मैच्योर होता है और लर्निंग उसकी होती है, तभी एक डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल की मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following computer-based instructional material can be used to learn new concept? मतलब क्या है? आपको किसी नई कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब आप ऑनलाइन उसको सर्च करते हो, ठीक है, कंप्यूटर पे बैठ के करो, फ़ोन पे करो, एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू करो। तो ये जो न्यू कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं इस तरीके से, इसको बोला जाता है ट्यूटोरियल। चूज़ द राइट ऑप्शन। हम ऑप्शन क्या है हमारे पास? करेक्टिव फीडबैक इज मोस्ट यूजफुल। करेक्टिव फीडबैक, मान लिया हम किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग फीडबैक देते हैं, तो करेक्टिव फीडबैक का मतलब है उसकी जो कमी रही है उस टॉपिक के अंदर, उसको ठीक करके हम बच्चे को बता रहे हैं कि नहीं ये ऐसे था। तो करेक्टिव फीडबैक क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये इमीडिएट होता है। हम उसी टाइम पे अगर बच्चे ने कहीं गलत किया तो उसको करेक्ट करके उसको बता देते हैं, और स्पेसिफिक है, इसीलिए ये मोस्ट यूजफुल है। नेक्स्ट देखिए, रिफ्लेक्शन ऑन रीडिंग इज सेड टू बी कंप्लीट ओनली व्हेन इट इंक्लूड। रिफ्लेक्शन ऑन रीडिंग उसको कंप्लीट कब मान लेंगे? जब वो इंक्लूड करेगा एनालिसिस एंड डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन का? क्या इंक्रीज अटेंशन स्पैन होगा ऐसे बच्चों का? क्या पुअर मेमोरी होगी? सॉरी, आई थिंक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है भाई। नेक्स्ट पे आते हैं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं, ये हो चुके हैं भाई। ये वाले क्वेश्चन, आई थिंक वो क्वेश्चन हमें आगे मिलेगा। यस, दिस इज द सेम क्वेश्चन जो कि अब ऊपर आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल। क्या उनका अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है? नहीं, क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेड है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। पुअर मेमोरी होती है, पुअर मेमोरी तो होती है वैसे। इमैच्योरिटी इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन, अगर हम सही एप्रोप्रिएट आंसर की बात करें तो एक जो मेंटली रिटार्डेड इंडिविजुअल होगा उसकी इमैच्योरिटी होगी अलग अलग सोशल सिचुएशन के अंदर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अ मैथमेटिक्स टीचर नीड्स टू हाईलाइट द डैश वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स टू मेक द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स मोर मीनिंगफुल। तो किस तरह की वैल्यू को उसको हाईलाइट करना है? यूटिलिटेरियंस वैल्यू को। चूज द
करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द रिलेटिव मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। तो मेजर करना डिस्पर्जन को, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग इज अ मेथड इन विच द कंटेंट, मेथड एंड मटेरियल आर बेस्ड ऑन द लर्नर एबिलिटी। देखिए इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग का मतलब क्या है कि हमें इंडिविजुअल की नीड को फोकस करते हुए उसी तरीके से उसके इंटरेस्ट, उसके आईक्यू लेवल के अनुसार बच्चे को लर्निंग देनी है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को टीच करना है। और यहाँ पे किसकी एबिलिटी को देखा जा रहा है? लर्नर एबिलिटी को। नेक्स्ट देखिए, इन सर्टन केस ऑफ स्पेशल अटेंशन और स्पेशल नीड, आर्ट फॉर्म इन टीचिंग इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेक्निक फॉर थेरेपी। Choose the right option from the list given below. Syntax, an important aspect in writing, means syntax का मतलब है उसमें हम word order और sentence structure पे focus करते हैं। Next question है, right of children to free and compulsory education on the children of 6 to 14 year age group including children special need। तो ये जो प्रोविजन है ये हमारा किस में दिया गया है? दिस इज गिवन इन RTE एक्ट। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो फुल फॉर्म इसकी रहेगी राइट टू एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम कंसिस्ट ऑफ स्किल 3Rs। ये 3Rs जो एम्फेसिस करता है, क्या ये रियलिज्म से रिलेटेड है, क्या ये असेंशियलिज्म से रिलेटेड है, एग्जिस्टेंशियलिज्म से रिलेटेड है, या प्रोग्रेसिविज्म से रिलेटेड है? तो जो 3Rs है, रीडिंग, राइटिंग और वन मोर, दिस इज स्किप माई माइंड नाउ। सो ऑल दीज 3 आर रिलेटेड टू द असेंशियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट हेल्प इन all student participating, memorizing, meaningful learning और decreasing student dropout। तो जो performing art है वो किस में help करती है? This help in the meaningful learning। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द मोस्ट appropriate आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इज, क्वालिटी क्या होती है? एज परसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल ने जो परसीव की है वो नहीं जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, यूनिवर्सली कांस्टेंट है। दीज आर नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी इज एज परसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट क्रिश्मर ने लोगों को 4 प्रकारों से वर्गीकृत किया है। ठीक है, ये उन्होंने क्लासिफिकेशन दी थी। पिकनिक होते हैं, एस्थेनिक होते हैं, डिस्प्लास्टिक होते हैं। और ये किसने दी थी भाई? क्रिश्मर ने दी थी। तो उसमें पिकनिक, एस्थेनेटिक और डिस्प्लास्टिक, और एक और थी वो है हमारी एथलेटिक। तो ये 4 नाम उन्होंने दिए थे। इंटेलिजेंस की ये क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी, तो आपको ध्यान रखना है। इंटेलिजेंस की दी थी आई थिंक, मतलब यहाँ पे आईक्यू को उन्होंने चेक करके लोगों को डिवाइड किया था अलग अलग कैटेगरी में, कि कौन से डिस्प्लास्टिक में आते हैं, कौन से एथलेटिक कैटेगरी के हैं। तो ये क्रिश्मर ने दी थी। आपको 4 नाम यहाँ पे याद रखने हैं। लिंग शब्द पहली बार 1955 में डैश द्वारा पढ़ा गया था। तो ये लिंग शब्द किसके द्वारा पढ़ा गया था? जॉन मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के 2 उप कौशल हैं, अर्थात जानकारी का पता लगाना और जानकारी को समझना। तो ये किसका मीनिंग है? गैदरिंग स्किल्स। गैदरिंग जो स्किल्स होती है उसका मतलब होता है किसी जानकारी का पता लगाना, और अगर आपने उस जानकारी का पता लगा लिया तो उसको समझना। दिस इज द मीनिंग ऑफ द गैदरिंग स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते या घटते आकार, आयतन, वजन या कुछ अन्य आयामों के अनुसार तत्वों की एक श्रृंखला को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता का नाम बताइए। तो किसी भी चीज़ को उसके साइज, उसके शेप, उसके आयतन, उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब हम क्लासिफिकेशन एक बच्चा करना सीख जाता है तो इसको बोलते हैं भाई सीरिएशन, सीरियल में लगाना। नेक्स्ट है, डैश को चौक और टोक विधि के रूप में नाम जाना जाता है। मतलब हम चौक से बोर्ड पे लिखते हैं और हम बीच बीच में उस चीज़ को बोल भी रहे हैं, टोक भी कर रहे हैं। तो इसको जो बोला जाता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का दूसरा नाम चौक और टोक विधि है। नियोस की फुल फॉर्म बतानी है भाई। तो नियोस की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ गिवन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस आयोग ने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और आंतरिक आकलन के उपयोग पर बल दिया है? तो ये किस आयोग ने दिया था? ये दिया था मुदालियर आयोग ने। कुछ कुछ इनकी टैगलाइन है हर एक आयोग की जो हमें याद रखनी होती है। तो जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उन पे फोकस करने की बात और इंटरनल असेसमेंट की बात जो हुई थी वो किस कमीशन ने दी थी? मुदालियर कमीशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स हॉकेट के अनुसार किस वैशिष्ट्य में भाषाई संचार शिक्षण और अभिगम के माध्यम से किया जाता है? तो ये है ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। डैश को दुरुपयोग, कुप्रयोग या अपमान करने के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसी के डर को, उत्पीड़न को या पीड़ित को नहीं, अपशब्द को, किसी को बुरा शब्द बोलना वही दुरुपयोग भी है, कुप्रयोग भी है या अपमान भी आपने किया है अगर किसी को कुछ अपशब्द कहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए, स्कीमा की 3 प्रमुख वर्गीकरण, लिंग्विस्टिक स्कीमेटा, कंटेंट स्कीमेटा और तीसरा क्या होता है? फॉर्मल स्कीमेटा। ये स्कीमा की 3 क्लासिफिकेशन है जिनके नाम आपको याद रखने हैं। लिंग्विस्टिक स्कीमेटा, कंटेंट स्कीमेटा और एक होती है फॉर्मल स्कीमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रीवर्णी शब्द का प्रयोग व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ना सेल्फ का, आइस का, ना सी का, ये किया जाता है ओशियन का। 5 कारक मॉडल तो होने चाहिए, तो 5 शब्द भी होने चाहिए जो कि हमारे ओशियन में हैं। कौन सा मॉडल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में विकसित अवधारणाओं और सिद्धांतों से अधिक जुड़ा है? तो कौन सा जुड़ा है भाई? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सेवाओं का उपयोग विश्वविद्यालय प्रणाली द्वारा स्वीकृति के लिए प्रवेश परीक्षा को विकसित करने, डिजाइन करने और संचालित करने के लिए किया जाना चाहिए? तो ये किसका किया जाना चाहिए? राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का। किस प्रकार के सह शिक्षण में सहायक कर्मचारी और कक्षा शिक्षक छात्रों के विभिन्न विषम समूह को निर्देशित देते हैं? तो ये करेक्ट आंसर यहाँ रहेगा समानांतर सह शिक्षण। कौन सा आकलन पाठ की योजना बनाने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने में मदद करता है? तो कौन सा आकलन होगा? वो होगा भाई डायग्नोस्टिक। पहले से हमें ये पता हो, बच्चे को डायग्नोस कर लिया कि जो उसको पहले की नॉलेज है वो कितनी है। जब हम उस चीज़ का आकलन करते हैं तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक टिप्पणियाँ डैश का उदाहरण है? तो अभी ऊपर बताया था वो तो अपशब्द थे, लेकिन अगर हम मौखिक टिप्पणियाँ किसी के ऊपर कर रहे हैं तो हम उसका यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। यूजीसी का पूर्ण प्रपत्र मतलब उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है भाई, तो यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी, सभी को पता होगा, ग्रांट कमीशन। आपको ध्यान रखना है। एनटीए की आपसे पूछ सकते हैं तो वो होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 ने निरंतर और व्यापक मूल्यांकन और डैश चरण से छमाही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया है। तो कौन सी चरण से? माध्यमिक चरण से छमाही प्रणाली की शुरुआत पर जोर दिया है। किसे नाबालिगों द्वारा अवैध व्यवहार में भागीदारी के रूप में जाना जाता है? तो किसको बोला जाता है? किशोर जो अपराध करते हैं 18+ की एज में जो अपराध होते हैं, तो वो नाबालिग बच्चे होते हैं उस टाइम पे, 18 से कम या 18 वाले, तो उसी को नाबालिगों द्वारा अवैध व्यवहार के भागीदार के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तकनीकी में नेता बहुत ही लोकतांत्रिक उपागम का पालन करता है और नाटक को निश्चित दिशा में निर्देशित किए बिना नाटक को निर्देशित करने में मदद करता है? तो मतलब वो सिर्फ मदद कर रहा है, खुद तो नहीं कर रहा। और जब सिर्फ मदद करता है, जैसे टीचर है, टीचर क्या कर रहा है? बच्चा खुद से किसी काम को करके सीख रहा है, लेकिन टीचर वहां पे मदद कर रहा है बच्चे की, वो खुद करके नहीं दिखा रहा है उसको, वो सिर्फ मदद दे रहा है। तो ऐसे केस में टीचर को फैसिलिटेटर बोला जाता है, तो यहाँ पे बोला जाएगा फैसिलिटेशन। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो DSSB कमिंग एग्जाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। इन जैसे ही क्वेश्चन या रिपीट हो सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आशा करती हूँ सबको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।